तो हर गुजरते दिन के साथ चीन और ताइवान के बीच में जो खाई है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ताइवान का खतरा और ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ताइवान के हवाले से आई एक बड़ी खबर जो वाकई डराने वाली है, क्योंकि अब दावा ये किया जा रहा है कि चीन के जंगी जहाज लगातार ताइवान के समुद्री जहाजों के करीब आते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आसमान में भी चीन के लड़ाकू विमान लगातार देखे जाने का दावा भी किया जा रहा है। समंदर में ताइवान को सीधी चुनौती। आसमान से ताइवान को डराने की कोशिश। महायुद्ध बस होने वाला है। ताइवान के खिलाफ चीन की दादागिरी लगातार जारी है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ रहा है जब उसके जंगी जहाज और लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में दाखिल न हो रहे हों। इन तस्वीरों को देखिए। खुद ताइवान की राष्ट्रपति ने अपने फेसबुक पेज पर इस वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह चीन का वो वॉरशिप है जो लगातार ताइवान के करीब आता जा रहा है। यही वजह है कि ताइवान की सेना ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार चीन के इस जहाज पर नजरें जमाए हुए हैं। समंदर में ताइवान की ओर लगातार बढ़ते इन वॉरशिप को देखने के बाद ताइवान अलर्ट मोड पर आ गया। लगातार बढ़ते इस खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपने बंदरगाहों पर 12 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, 2800 से ज्यादा सैनिकों को भी तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ताइवान की राष्ट्रपति ने अपने फेसबुक पेज पर जिस वीडियो को शेयर किया है वो वीडियो 13 से 15 अगस्त के बीच का है, यानी तब का है जब चीन समंदर में मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दे रहा था। लेकिन ताइवान के लिए चिंता इस बात की है क्योंकि ये वॉरशिप ताइवान के नेवल बेस के बेहद करीब आ गए थे, यानी उस सीमा तक आ गए थे जिसे ताइवान डेंजर जोन मानता है। उधर ताइवान की तरफ से इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि चीन के 51 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ताइवान के आसमान में देखा गया है, जिनमें से 25 एयरक्राफ्ट को ईस्ट इंडियन लाइन पर उड़ान भरते देखा गया है। खास बात यह है कि ताइवान ने सभी फाइटर जेट की पहचान करने का भी दावा किया है। जानकारी के मुताबिक ताइवान के आसमान में 12 सू फाइटर जेट, 6 J-16 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट, 2 H-6 बॉम्बर और 1 Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन देखा गया है। जाहिर है ये वक्त ताइवान के लिए बेहद चुनौती भरा है, लेकिन ताइवान हमेशा की तरह इस बार भी ये साफ कर चुका है कि उसके ऊपर चीन की किसी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला है। तो ताइवान की हवाई सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा पर भी चीन की पैनी नजर है और लगातार ऐसे में अपनी ताकत का एहसास कराता हुआ भी चीन नजर आ रहा है। प्रीति रघुनंदन लगातार हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, देखिए ताइवान की जनता जो कि नैन्सी पेलोसी के दौरे का स्वागत कर रही थी और खुलकर वहां की जनता, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि हेडलाइंस और तमाम खबरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि ताइवान की जनता ये कह रही है कि हम स्वतंत्र देश है और किसी की भी दखल अंदाजी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ताइवान के साथ अमेरिका तो खड़ा है, ब्रिटेन भी खड़ा है, ऐसे में किस तरीके से देशों का सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, तमाम जो देशों का सपोर्ट है वो इस वक्त कुछ लोग खुलकर, कुछ देश दबे स्वर में ये बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो भले ही चाइना के साथ रशिया यानी कि रूस खड़ा हो जाए, लेकिन जो अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देश हैं वो ताइवान के पीछे खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जो आप कह रहे थे कि समंदर के जरिए जो चीन जो है वो बार बार ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है, उसमें ये समझना बेहद दिलचस्प हो जाएगा रितिका कि जो दूरी है, साउथ चाइना सी का जो हिस्सा है वो पड़ता है ताइवान की बाउंड्री पर, जो तटीय इलाके है, जो कोस्टल एरिया जहां से मीडियम लाइन भी शुरू होती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप चाइना के हिस्से की तरफ से बात करेंगे तो वो साउथ चाइना सी का हिस्सा कहलाता है। और ऐसे में इन दोनों देशों के बीच की जो दूरी है, हालांकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा ही मानता है, भाई मानता है, श्वेत पत्र जारी करके वो ये कह रहा है कि हमारा छोटा भाई हमारे साथ आना चाहिए, लेकिन ताइवान ये जानता है कि 22 साल पहले भी एक श्वेत पत्र जारी हुआ था और एक बार फिर से शी जिनपिंग की सरकार में पहली बार श्वेत पत्र जारी होने का मतलब साफ है कि ताइवान को वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जो कि ताइवान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। और इसीलिए
बार बार ताइवान ये कह रहा है कि चीन के खाने के दांत और है, दिखाने के और है, और वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है। ऐसे में एक एक कदम वो फूक फूक कर रखना चाहता है, और रखे भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसा देश है जो अगर हम दुनिया के मुकाबले बात करें तो उसमें खुशहाली के तौर पर देखें, अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें, या फिर किसी भी लिहाज से आप देखेंगे तो ताइवान तमाम देशों से बहुत आगे है। और एशिया के लिहाज से बात करें तो एशिया में सबसे बेहतरीन देशों की सूची में अगर उसका स्थान आता है तो वो स्थान है तीसरा, यानी कि जबरदस्त तरीके से। और अब हर किसी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है कि आखिर ताइवान की तैयारी जो है वो किस तरीके की है। हालांकि चीन तो तैयारी कर ही रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ताइवान भी फिलहाल तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए ताइवान को लेकर चीन लगातार अड़ा हुआ है, वो अपनी मनमर्जियां करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बार बार धमकी भी दे रहा है। वहीं ताइवान भी डटा है और उसको अमेरिका का पूरा साथ मिला है। अब तो चीन के खिलाफ ताइवान और अमेरिका 2 कदम और भी आगे बढ़ चुके हैं। चीन की धमकी को दरकिनार करते हुए अमेरिका और ताइवान अपने व्यापार संबंधों को और बढ़ाने वाला है। चीन की धमकी को अमेरिका ने किया दरकिनार। अमेरिका का ऐलान, नहीं छोड़ेंगे ताइवान का साथ। ताइवान के साथ कारोबार बढ़ाएंगे बाइडेन। शी के खिलाफ बाइडेन का बिजनेस बम। चीन और ताइवान के बीच तनातनी बरकरार है। अमेरिका ताइवान के साथ हर कदम पर खड़ा है। चीन की धमकियों से बेखौफ अमेरिका ने अब ताइवान के साथ कारोबारी रिश्तों को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ताइवान में ज्यादा निवेश और मजबूत व्यापारिक संबंधों के लिए व्यापार वार्ता शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है ताकि ड्रैगन की आर्थिक घेराबंदी कर सके। अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान और ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के तहत व्यापार पर औपचारिक बातचीत शुरू कर दी गई है। असल में इसी साल जून में अमेरिका और ताइवान के बीच 21वीं सदी में व्यापार वार्ता का रोड मैप तैयार करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने कारोबारी कदम बढ़ा दिए। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को गहरा किया जाएगा। अमेरिका और ताइवान के बीच व्यापार को लेकर भी चीन ने ऐतराज जताया है। चीन के वाणिज्य मंत्री शू जिएटिंग ने इसका विरोध जताते हुए कहा है कि अमेरिका को चीन के हितों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि दोनों ही देशों के रिश्ते जो हैं वो वन चाइना पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमते हैं और ऐसा करने पर अमेरिका को इसके खमियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही अमेरिका को चेतावनी देते हुए चीन ने कहा है कि अगर किसी भी स्थिति में ऐसा कुछ होता है तो चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी देश पर कार्रवाई से चूकेगा नहीं। इसका मतलब साफ है कि चीन किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं दिख रहा है। वो हर तरफ से ताइवान को डराने की कोशिश में जुटा है, इसलिए ताइवान की सीमा के बाहर वॉर ड्रिल कर रहा है और ताइवान का समर्थन करने वालों का विरोध भी कर रहा है, ताकि उसका खौफ बरकरार रहे। ताइवान को हासिल करने के लिए चीन बेकरार है और इसीलिए उसने अपनी वॉर ड्रिल में अपने धाकड़ लड़ाकू विमानों से लेकर नौसेना के जहाजों को उतार दिया है। दूसरी तरफ ताइवान बिल्कुल बेखौफ है और दिलेरी से डटा हुआ है। उसने भी अपने F-16 विमानों के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिए हैं। जिस तरह चीन ताइवान पर आक्रमण करने को अड़ा है, उसी तरह ताइवान भी अपनी रक्षा के लिए डटा है। दोनों देशों के साथ बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी लगी हैं, जिसको देखकर यही लग रहा है कि ताइवान को हासिल करने के लिए चीन अब जंग लड़ेगा तो ये जंग दो देशों के बीच नहीं बल्कि महाशक्तियों के बीच होने वाली है।
मतलब ये महाजंग कभी भी तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। सीधे ताइवान आपको ले चलते हैं। हमारी सहयोगी प्रीति रघुनंदन वहां से लगातार लाइव जुड़ी हुई है। प्रीति, मुझे आपसे ये पहलू समझना है कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन के युद्ध के वक्त में अमेरिका को कई लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो कई लोग उसके दखल को ये बता रहे थे कि ये बर्बादी वाला दखल है। क्या वही हो रहा है यहाँ चीन और ताइवान के बीच में भी? क्योंकि युद्धाभ्यास अगर चीन करता है तो उस तरीके से ही तैयारियां अमेरिका की भी रहती है। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात इसको लेकर आज के अखबारों में, ताइपे टाइम्स में और दूसरे अखबारों में छपी हुई है, जिसमें कुछ लोगों के व्यूज लिए गए हैं और उसमें रीमा ये बताया गया है कि कैसे अमेरिका एक मोहरे के तौर पर ताइवान को इस्तेमाल कर सकता है। ये सब बातें अखबार में लिखी हुई है। लोगों से जो उनके व्यू पॉइंट्स लिए गए हैं इस मौजूदा सिचुएशन को लेकर, उस पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि अमेरिका के पीछे जो दूसरे देश खड़े होंगे ताइवान को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे में चीन को सोचना होगा कि वो इस पूरी स्ट्रैटेजी को युद्ध की दहलीज पर ले जाता है या नहीं। वो मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो चीन ने कृषि से जुड़े हुए और दूसरे जो खाने पीने के सामान है बहुत बड़ी तादाद में ताइवान से लेने पर उससे पाबंदी लगा दी है। वहीं अब देखिए, उसी पर एक कदम आगे बढ़ते हुए ताइवान ने भी ये जानकारी मिल रही है कि 500 ऐसे प्रोडक्ट है जो वो ये कह रहा है कि अब वो चाइना से नहीं लेगा। इसका साफ मतलब ये है कि अगर चीन कोई बात कह रहा है तो उसके एवज में प्रतिक्रिया हो रही है ताइवान में, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश हो रही है। ये खुद अकेला अगर ताइवान अगर होता तो शायद नहीं कर पाता। वो भले ही अपने आप को एक अलग देश के तौर पर देखे, लेकिन बहुत ही छोटा सा देश है, एक ऐसा द्वीप है जिसको कब्जे में लेने की कोशिश है चाइना की। लेकिन अमेरिका की स्थिति ऐसी है कि वो लगातार बैक तो कर सकता है, लेकिन जब युद्ध की स्थितियां अगर बनती है, मैं कह रही हूं कि अगर बनती है, अभी पूरी तरह से हम ये ड्रिल्स को देख रहे हैं जो कहा जा रहा है कि चीन कोशिश कर रहा है कि वो डराए ताइवान को, ताकि वो अमेरिका से हो रही जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाए। और वो चाहता है चीन की अमेरिका और ताइवान के भी जिस भी तरह के व्यापार के संबंध है उन पर तुरंत रोक लगे, नहीं तो फिर अमेरिका को परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अमेरिका जब स्थितियां बदलेंगी, अभी तक की स्थितियों में हम देखें, चाहे लड़ाकू विमान की बात करें, हम चाहे वायुसेना से लेकर तमाम जल सेना, हर तरह पलटवार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो भी इसलिए जब अमेरिका और बाकी देश उसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, क्योंकि दिल्ली में आज सुबह से ही बवाल मचा हुआ है और इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 इंडिया की कवरेज जारी है। लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे ये पूरा बवाल शुरू हुआ जब नई आबकारी नीति को लेकर ये घमासान शुरू हुआ और सीबीआई की टीम पहुंचती है मनीष सिसोदिया के घर पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची और खुद मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक 3 ट्वीट्स करके इस बात की जानकारी दी कि उनके घर पर सीबीआई की टीम आई है। स्वागत है उस टीम का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा गया कि जिस तरह से दिल्ली में विकास किया जा रहा है, जिस तरह से शिक्षा की क्रांति हुई, जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हुई थी, उसी को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार को। पहले उनके स्वास्थ्य मंत्री को और अब उनके शिक्षा मंत्री को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद देखिए लगातार वक्त बीत चुका है, 7 घंटे का वक्त होने को आ गया है, लेकिन अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है। पूछताछ लगातार की जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी घमासान देखा जा रहा है। लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से दिल्ली में क्रांति हुई है,
जिस तरीके से क्रांति हुई है उसे लेकर टारगेट किया जा रहा है। डरेंगे नहीं, पहले भी रेड हुई है, पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ नहीं निकला और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरी जो कार्रवाई है वो चल रही है इस वक्त और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। बाहर मीडिया का जमावड़ा है और अंदर पूछताछ चल रही है। लगातार सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है और ये आबकारी नीति जब से दिल्ली में आई तब से ही ये विवादों में घिरी हुई थी और इसको लेकर अब ये बवाल यहाँ ठहरता हुआ नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली नहीं, 7 राज्यों में छापेमारी चल रही है। 21 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के साथ साथ कई बड़े अधिकारी हैं, उनके घर पे छापेमारी की जा रही है और कई शराब कारोबारी हैं, उनके घर भी छापेमारी की जा रही है। सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है कि आखिर ये पूरा जो घोटाला एक तरीके से बात की जा रही है वो हुआ कैसे। और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। जब ये पूरा बवाल शुरू हुआ तब से ये 3 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं किस तरीके से। तो जिस तरीके से सीबीआई की टीम छापेमारी करने पहुंची उसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर 7 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। इस वक्त सिसोदिया के घर पर तो सीबीआई की टीम मौजूद है, ये पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 21 ऐसे जगह ठिकाने हैं, देश के 7 राज्यों में 21 ऐसे ठिकाने हैं जहां सीबीआई की टीम मौजूद है। वहां लगातार सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह से ही ये छापेमारी की जा रही है। 8:30 बजे टीम यहां पहुंच गई थी और अभी वक्त हो चला है 3:05। लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, इंटरोगेशन किया जा रहा है, सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश। आखिर ये पूरा घोटाला हुआ किस तरीके से, क्योंकि इसमें कई आरोप लगे हैं। मनीष सिसोदिया जो उस वक्त मंत्री आबकारी विभाग को वो हेड करते हैं और इसलिए उन पर ये तमाम आरोप लगे हैं। नई शराब नीति पर फंस गई आग। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड। देश में 21 जगहों पर सीबीआई रेड। 7 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी। शुक्रवार की सुबह घड़ी में करीब 7:30 बजे थे, तभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर हलचल बढ़ गई। खबर आई कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। मीडिया के साथ ही आम लोगों की भीड़ मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। अंदर सीबीआई की कार्रवाई जारी थी और बाहर कयासों का दौर। तभी खबर आई कि सीबीआई की रेड सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर पर नहीं, बल्कि देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत 21 जगहों पर पड़ी है और उन 7 राज्यों में पंजाब भी शामिल है। सीबीआई के निशाने पर सिर्फ मनीष सिसोदिया का घर ही नहीं, बल्कि एक्साइज विभाग के कई अफसर और कई शराब कारोबारी भी थे। इस मामले में दिल्ली के कुछ बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी, जिसके बाद दिल्ली के प्रधान सचिव ने अपनी जांच में अनियमितताएं पाई थी। जिसके बाद करीब 1 महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है। आम आदमी पार्टी का कहना था कि इस नीति को जब लेकर आया गया तो रेवेन्यू के लिए लेकर आया गया। ये नीति इस तरीके से बनाई गई कि दिल्ली को खूब रेवेन्यू इससे मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार, दिल्ली में बीजेपी विपक्ष, इन्होंने जो शराब के व्यापारी हैं जिनको ये बिजनेस करने थे उनको सीबीआई और ईडी का डर दिखाया, जिसकी वजह से लोगों ने अपने लाइसेंस सबमिट करने शुरू किए और ये नीति सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इसका आरोप भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही लगाती है। हालांकि जिस दिन से ये नई एक्साइज पॉलिसी आई है तब से बीजेपी इस नीति को लेकर लगातार हमलावर है। सीबीआई रेड के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी इतनी ही पाक साफ थी तो जिस दिन सीबीआई को जांच दी गई उसी के बाद नई शराब नीति को वापस लेते हुए फिर से पुरानी शराब नीति को क्यों लागू किया गया। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया।
अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता की वजह से ये सब करवा रही है। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, एक पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। इधर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग जारी है और दूसरी ओर 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 21 ठिकानों पर सीबीआई नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, शराब कारोबारी और बिचौलियों के ठिकानों पर छापेमारी कर सबका कच्चा चिट्ठा तलाश रही है। तो वार पलटवार का दौर भी जारी है। एक तरफ अंदर सवाल जवाब चल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी वर्सेस आप भी देखने को मिल रहा है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? छापेमारी को 7 घंटे का वक्त हो चुका है, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? लेटेस्ट अपडेट क्या है? अब 7 घंटे से ज़्यादा का समय तकरीबन हो गया है इस सीबीआई की रेड को, और ऐसे में बताया जा रहा है कि अंदर डॉक्यूमेंटेशन की तो जांच हो रही है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी अपने कब्जे में लिया गया है। फ़ोन और लैपटॉप मुख्य तौर पर अभी बताया जा रहा है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल डिप्टी सीएम के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां फिलहाल मीडिया का जमावड़ा है। अंदर अब ऑफिस, थोड़ी देर पहले ऑफिस में कुछ सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो नज़र आ रहे थे। ऑफिस और घर बिल्कुल सटा हुआ है क्योंकि ये सरकारी आवास है, और ऐसे में फिलहाल अंदर ही सीबीआई की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि हर एक कागज़ को खंगाला जा रहा है क्योंकि ये पूरी जो रेड है ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। ऐसे में ड्राफ्टिंग से लेकर किस तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया, इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या था, और जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड कि शराब कारोबारियों को गलत तरीके से पैसा, प्रियंका, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे घटना को सिलसिलेवार ढंग से अपने दर्शकों को दिखाते हैं, समझाते हैं कि आखिर सीबीआई का ये एक्शन आज सुबह से शुरू हुआ, उसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है। 5 तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को ये पूरा घटनाक्रम हम समझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुबह सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी कि सीबीआई की टीम उनके घर पर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस जांच में सहयोग करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छप गई और एक्सप्रेस में छप गई, और हैदराबाद के अंदर डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर छप गई। कह रहे अरे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपाई, पैसे देके वहां डेक्कन क्रॉनिकल में आंध्र प्रदेश में छपाई, पेड न्यूज है। जितना दिमाग उतना ही सोच सकता है इंसान। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखिए ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है। विकास, क्या नाम लिखा हुआ है इस पे? करणदीप सिंह लिखा हुआ है। मैं चश्मा नहीं लाया इसलिए पढ़ता नहीं हूं। ये मैंने हाईलाइट किया, करणदीप सिंह, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रंट पेज न्यूज, हिंदुस्तान के लिए गर्व की खबर। खलीज टाइम्स नाम लिखा हुआ है, वही नाम, और नीचे लिखा हुआ है, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। खलीज टाइम्स में आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स। जैसे पीटीआई की खबर और एएनआई की खबर और यूटीआई की खबर, एजेंसी की खबर अलग अलग अखबारों में कर्टसी डाल के छापी जाती है, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अखबारों के बीच में इस तरीके का समन्वय होता है। इस तरीके की बहुत सारी कॉमन न्यूज होती है जो एक अखबार में छपती है और कई अखबारों में उसका क्रेडिट देके वो खबर छापी जाती है। और यहां पे तो राइटर ने नाम भी अपना दिया है, दोनों जगह नाम दिया है, उसी आदमी की खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर है, खलीज टाइम्स ने कहा कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। मतलब सास भी कभी बहू थी अगर सोनी पे आ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये ज्यादा समझते हैं, और वो अगले महीने या अगले साल किसी और चैनल पे आ गया, कहेंगे तो पेड न्यूज है।
ये क्या इनका तर्क क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, पेड़ की बात पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है। ये खुद तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की तारीफ हुई है शिक्षा तंत्र को लेकर, उस पर वो सफाई दे रहे थे क्योंकि बीजेपी ने उस पर भी आरोप लगाया। हमारे सहयोगी मानव भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, क्या रुख कर लेते हैं। मानव, आपके पास क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस कार्रवाई को लेकर? पूजा, देखिए करीब 7 घंटे हो चुके हैं। सीबीआई की टीम अभी भी मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 21 ठिकाने हैं, 7 राज्य हैं और करीब 250 के आसपास सीबीआई के अधिकारी हैं जो इस पूरी छापेमारी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार सिर्फ बात कर रही है तो शिक्षा नीति की, स्वास्थ्य नीति की, आबकारी नीति जो कि एक तरीके से चर्चा का केंद्र है, उस पर बातचीत करने से बच रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राघव चड्ढा ने मीडिया से बात की, मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सब आबकारी नीति पर बात नहीं कर रहे हैं। वे बात कर रहे हैं शिक्षा नीति पर और स्वास्थ्य नीति पर। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि मनीष सिसोदिया का जो सरकारी आवास है मथुरा रोड पर, उसकी चारों तरफ से किलेबंदी कर दी गई है, छावनी में तब्दील इसको कर दिया गया है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और फिलहाल हम एक्सक्लूसिवली आपको ओडिशा की तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पर ओडिशा में जल प्रलय या यूं कहें जल संकट का कहर नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बता दूं, मैं लगातार आपको तमाम गांव की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नागापुरा ये इलाका है, इस गांव में मैं फिलहाल मौजूद हूं और दूर तक जहां तक नजर जा रही है आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। ये पूरा गांव जो है फिलहाल पानी में समा चुका है। ऐसे घर में मैं मौजूद हूं एक, और मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी कि आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जो घर है इसके अंदर पानी आ गया है। आप देखिए ये बेंच है, ये पानी में डूब चुका है। ये घर का आंगन है जहां पर पानी है, लेकिन इससे भी भयावह तस्वीरें घर के अंदर की है। मैं घर के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश का पानी जो है वो घरों तक जा चुका है। आप देखिए चप्पलें यहाँ पर तैरती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ घर के आंगन की तस्वीर नहीं है, ये पूरा घर जो है फिलहाल पानी से लबालब नजर आ रहा है। पूरे घर में आपको सिर्फ और सिर्फ पानी फिलहाल नजर आ रहा है। तो आप देखिए मौसम की बेरुखी किस तरीके से जनजीवन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। घरों में पानी घुस आया है, लोग बेबस हो रहे हैं और पानी के बीचों बीच ही रहने को मजबूर हो रहे हैं। मैं अंदर और आपको घर के अंदर लेकर जाऊंगी। आप देखिए ये पूरा घर, जहां तक आप जिस कोने तक नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। आप देखिए ये यहाँ पर बेड है, आप देखिए कि बेड के कहां तक ये पानी पहुंच चुका है। और आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो रहने को मजबूर है। कपड़े इन्होंने देखिए यहाँ पर ऊपर रखने को ऊपर रखे हुए हैं। जितनी भी सहायता है और जितने भी तो ओडिशा से ये लाइव तस्वीरें मोनिका ठाकुर मेरी सहयोगी दिखा रही हैं कि किस तरीके से कई गांव जो है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत सामग्री लगातार पहुंचाने की कोशिश प्रशासन की टीम की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये विनाश लीला की तस्वीर आप देखिए। मौसम विभाग की तरफ से ओडिशा को लेकर कई दिनों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी लगातार हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग भी तट के बेहद नजदीक है उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। लेकिन इसके साथ ही उस जगह पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है जहां पर इस वक्त कई गांव जो है पानी में समाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। ओडिशा में तो बादलों का कहर इस कदर लोगों पर टूट रहा है कि पूरा का पूरा गांव ही सैलाब की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। इलाके में कमर तक भरे पानी ने लोगों को उनके आशियाने में कैद कर दिया है। ओडिशा में कटक में भारी बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं और उनका संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट चुका है। चारों
तरफ सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को अब खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। आलम यह है कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों तक नाव की मदद से खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा की तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर भयावह मंजर यूं है क्योंकि लगातार यहां पर आफत की बारिश बरप रही है। मेरे पीछे आप तमाम घर देख पा रहे हैं, किस तरीके से पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि ये गांव है या तालाब है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार 3 से 4 दिनों में यहां पर बारिश हो रही है और ये पूरा गाँव जो है वो अपने आप पानी में सिमट चुका है, यानी कि पानी ने इस पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया है। और आप लोगों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसी पानी के बीचों बीच उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, इसी पानी के बीचों बीच उन्हें चलना पड़ रहा है।